स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। तो आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला। लेकिन कविता से पहले जान लेते हैं कवि के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का संपादन भी किया। ये पत्रिकाओं के नाम है बेटा, कर्मवीर और प्रताप। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। इनमें जो है स्वाधीनता या स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि, स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल में गए। संकीर्णता से वे बहुत दूर थे और संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्रीयता के पक्षधर थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरिंगणी, वेणुलो, गूंजे धरा प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी सम्मान भी प्राप्त किया है। माखनलाल चतुर्वेदी की संपूर्ण रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली में जो संकलित है। 9th क्लास में हमारे पास उनकी कविता है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला उस समय की बहुत ही लोकप्रिय कविता रही है। और इसमें क्या है, इसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। ठीक है ना। स्वाधीनता जो है संग्राम के समय जो भारतीय सेनानी थे उनके साथ जेल में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, किस प्रकार की यातनाएं उनको दी जाती थी, तो इन बातों का मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। जेल में एकांकी और उदास जीवन व्यतीत करते समय कवि कोयल से अपने मन के दुख, अपने असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का समय है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार, जेल के रूप में देखने लगी है, इसलिए आधी रात में चीख उठी है। कवि कोयल के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्ति दे रहा है। तो शुरू करते हैं कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से पूछते हैं, कोयल से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि वह क्या गा रही है, वह बार बार गाते हुए चुप क्यों हो जाती है। अब कवि कोयल से यह भी जानना चाहता है कि वह जो है क्या किसी का संदेशा लेकर आई है। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब कवि यहाँ पर कहते हैं, एक प्रकार से यहाँ पर कवि ने निराशाजनक जो वातावरण है उसका चित्रण किया गया है। ठीक है ना, कि उसे कहाँ पर रखा गया है, एक जेल में रखा गया है जिसकी जो दीवारें हैं वो ऊंची ऊंची है, जिसके कारण जेल में घना अंधेरा है। और किसके साथ उसको रखा गया है, डाकुओं के साथ, चोरों के साथ, बटमारों के साथ, जेब कतरों के साथ। उनके बीच में जो है कवि को रहना पड़ रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते हैं तड़प रह जाना। अब यहाँ पर कवि ने जो जेल अधिकारी हैं उनका बड़ा ही क्रूर व्यवहार यहाँ पर दिखाया है। वे क्या करते हैं, कैदियों को भरपेट खाना तक नहीं देते
और उन्हें तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। न तो वे जीने देते हैं और न ही मरने देते हैं। उनके जीवन पर कड़ा पहरा छाया हुआ है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम अर्थात अंधकार का प्रभाव गहरा है। तो कवि क्या कहते हैं कि उनके जीवन पर कड़ा पहरा लगाया हुआ है। यह पता नहीं चलता कि ये ब्रिटिश शासन का प्रभाव है अथवा अंधकार का, यानी कि इतनी अंधेर गर्दी जो है ब्रिटिश शासन ने मचा रखी है, इतना अत्याचार वो स्वाधीनता सेनानियों पर कर रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि यह उनका अत्याचार है या अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ होता है सखी और हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। अब काव्यांश के अंत में कवि कोयल से यह पूछता है कि कालीमा में वातावरण अर्थात अंधकार में क्यों जगी हुई है और क्यों कूक रही है, इतनी रात को वह क्यों बोल रही है। चंद्रमा भी निराश कर चला है और रात भी काली है, केवल कोयल की वाणी ही जो है वो मधुरतापूर्ण है। इस सुनसान सन्नाटे में सिर्फ कोयल की आवाज़ ही चारों ओर सुनाई दे रही है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टैंजा में। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, वेदना का अर्थ होता है दुख। अब यहाँ पर कवि जो है कोयल को वेदना बोझ वाली सी तथा मृदुल वैभव की रखवाली सी कहकर संबोधित करते हैं। कवि कोयल के कूक में वेदना और मृदुलता दोनों का अनुभव करता है, उसे दुखी भी देखता है और उससे मृदुल वैभव की रखवाली भी करते हुए देखता है। तो कवि कहता है क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। इस समय जो है सभी कैदी जो हैं वो सोए हुए हैं गहरी नींद में, और ऐसे में जो है कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसकी आवाज़ में एक दर्द सुनाई दे रहा है। अब ऐसे में कवि उससे प्रश्न पूछता है कि क्या वह किसी मृदुल वैभव की रखवाली कर रही है, जो अपार संपत्ति है, क्या उसकी रखवाली कर रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। यानी कि इस समय सभी कैदी सो रहे हैं और लगता है कि ये कैदी दिन भर जिस पीड़ा को भोगते रहे हैं ना, उसी की झलक उनकी जो नींद की गहराई है उसी में सुनाई दे रही है। कोयल आधी रात में चीख रही है। कवि को कोयल के चीखने की संभावना यह लगती है क्या कि वह या तो बावली हो गई है। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई है जो आधी रात को चीख रही हो। कोयल जरा बताओ तो इस दावानल की, या फिर तुमने जो है दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है। कोकिल बोलो तो कवि कोयल से इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहता है कि आखिर बताओ तो सही तुमने क्या देख लिया है। तुम्हारी आवाज़ में एक वेदना दुख झलक रहा है। क्या तुम किसी जो है सुख या धन संपत्ति की रक्षा के लिए बोल रही हो, जिसकी रखवाली कर रही हो। आधी रात में जब सारे स्वाधीनता सेनानी सोए पड़े हैं, जब वो उनकी थकान जो है मिट रही है, तो तुम ऐसे आधी रात के समय क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है जो इस आधी रात के समय चीख रही हो। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टैंजा की ओर। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। अब कवि जो है असमय कोयल के कूकने पर, कोयल की आवाज़ पर कवि को यह संभावना दिखाई देती है, यह लगता है कि शायद कवि के हाथों में जंजीरों का गहना नहीं देख पा रही है। क्या देख न सकती है, कवि पूछते हैं क्या तुम मेरे हाथों में ये ब्रिटिश शासन का जो गहना है हथकड़ियों के रूप में इसे नहीं देख सकती। इसका मतलब उससे उसकी हथकड़ी पहने देखना अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा कोयल को, शायद इससे उसके मन में करुणा का भाव जाग रहा है। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कोयल को बताता है कि हथकड़ियाँ नहीं है बल्कि ये तो जो ब्रिटिश राज है, अंग्रेजी जो शासन है उसके द्वारा हमें दिया गया गहना है। हमने कोई चोरी डकैती नहीं की, हम तो देश की सेवा, हमें तो जो है वो देश की सेवा करने का यह पुरस्कार दिया गया है, अतः उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है ना। कवि को कोयल दुखी दिखाई देती है, लेकिन कवि कहता है कि उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कोल्हू का चरक जो, अब जेल में कवि पेट पर जो है जुआ बांधकर मोट खींचता है। उसके पेट और कमर का में जो है वो रस्सा बांध दिया जाता है। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ वैसे जो है पानी खींचने के लिए पहले इस्तेमाल होता था। बैलों पर दो बैलों की जोड़ी होती थी जिस पर जुआ रख के उसे रस्से से बांधा जाता था। तो बैल के समान जो है वो जुत कर, यानी कि उसे जोत कर जो है वो पानी खींचते हैं अंग्रेज। अब कभी जेल में जो है पेट पर जुआ बांधकर मोट खींचता है। उसके पेट और कमर पर जो है रस्सा बांध दिया जाता है तथा बैल के समान जुत कर वह चरखे से कुएं का पानी खींचता है। कवि को इस काम में संतुष्टि मिलती है। वह इसे ब्रिटिश अकड़ के कुएं को खाली कर रहा है। वह ब्रिटिश अहम को चुनौती दे रहा है। एक प्रकार से खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी कि ब्रिटिश जो शासन है उसके अहंकार को कम करने का कार्य यहाँ पर कवि कर रहा है। अहंकार कम कैसे कर रहा है? अहंकार कवि कम ऐसे कर रहा है कि चाहे उसे कितनी भी यातना दी जाए लेकिन वह अपनी स्वाधीनता के प्रति प्रतिबद्ध है। चाहे उसे मृत्युदंड दिया जाए लेकिन वह टस से मस नहीं होगा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब दिन में जो है हम जो है इमोशनल, यानी कि हमें करुणा की भावना न जग जाए, इसलिए तुम जो है रात में अपनी आवाज़ निकाल रही हो। इस रात के शांत वातावरण में कोयल अंधकार को बेध कर जो है वो रोती सी लगती है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों कोकिल बोलो। तो इस रात के समय, सुनसान समय में तुम जो है रात को क्यों चीख रही हो? कोयल जरा बताओ तो सही, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? लगता है वह अपने करुण स्वर के माध्यम से लोगों में विद्रोह के बीज बो रही है, लोगों में क्रांति की भावना पैदा करने का प्रयास कर रही है। कवि इसका कारण जानना चाहता है और इसलिए पूछ रहा है कि इस शांत अंधकार के समय में तुम चीख क्यों रही हो, इसका कारण तो जरा बताओ। अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टैंजा में। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली। अब कवि बताता है कोयल को, जो कवि क्या कहता है कि काली तू, कि तू भी काली है रजनी, अर्थात रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, जो ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं वो भी काली है, यानी कि जो वो अत्याचार कर रहे हैं वो भी काले कार्यों के समान ही है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, शासन की करनी उसकी जो कल्पनाएं हैं, कवि के मन में जो कल्पनाएं उठ रही हैं वो भी काली है। मेरी काल कोठरी, जिस काल कोठरी में मुझे रखा गया है वो भी काली है। दिन में भी वो काली रहती है क्योंकि वहाँ तक जो है वो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, और अब तो रात का समय है। टोपी काली कमली काली, उसकी टोपी, उसे ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है वो भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, और लोहे की जिन हथकड़ियों में मुझे कैद किया गया है वे सभी काली हैं। पहरे की हुंकृति की बयाली, तिस पर एक गाली ए आली। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी काली चीज़ें हैं, वो निराशाजनक वातावरण का निर्माण कर रही हैं, यानी कि एक प्रकार से आतंक और भय का वातावरण दिखाने का यहाँ पर जो है वो प्रयास किया गया है। इस वातावरण में कोयल जो है वो चीख रही है, और ये सबसे जो है वो गंभीर बात है। शायद एक तरफ वो क्रांति के बीज बो रही है, एक प्रकार से एक मैसेज देना चाहती है देशवासियों को कि तुम्हें देश के लिए, देश को स्वाधीन कराने के लिए आगे बढ़ना होगा। पहरे की हुंकृति की बयाली, बयाली का अर्थ होता है सर्पणी, यानी कि जो हमारे लिए पहरा लगाया गया वो भी इतना कठोर है। तिस पर गाली ए आली, और उस पर तुम्हारी यह आवाज़ एक सखी
अब सखी संबोधित कर जो है कहते हैं, यहाँ पर सखी शब्द जो है वो कोयल के लिए ही किया गया है। तो उस पर कवि कहते हैं कि हे सखी, उस पर तुम्हारी जो आवाज़ है वो गाली के समान है, यानी कि तुम जो है वो देशभक्तों को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो कि उठो और देश के लिए आगे बढ़ो। तो ये ऐसे लोगों के लिए धिक्कार के समान है जो जिनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। अब इस वातावरण में कोयल संकट रूपी सागर में भरने को मचल रही है। मदमाना यानी कि एक प्रकार से उद्धत हो जाना, बेचैन हो जाना। तो इस वातावरण में कोयल संकट रूपी सागर में भरने को बेचैन हो रही है, वह मदमा रही है, बेचैन हो उठी है। शायद वह मर मिटने का संदेश देना चाहती है। वह प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक भारतीय में क्रांति की भावना पैदा करना चाहती है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि को कोयल का व्यवहार अच्छा प्रतीत होता है, ठीक है ना। कवि कोयल के स्वर का सुख जो है वो आश्चर्य के साथ स्वागत करता है। कवि कोयल के स्वर का सुख और आश्चर्य दोनों के साथ ही स्वागत करता है। कवि को लगता है कि जिस प्रकार तूफानी लहरों वाले सागर में नौका पर चढ़कर उसे पार करने का साहस अपूर्व होता है, वैसे ही कोयल भी इस आतंकपूर्ण वातावरण में गीत गाकर अपने अपूर्व साहस का परिचय दे रही है। वह भी एक प्रकार से ब्रिटिश जो तंत्र है उससे टक्कर लेना चाहती है और अपनी आवाज़ के द्वारा भारतीय व्यक्तियों को, हर हिंदुस्तानी को प्रेरित कर रही है कि वे जो है जागृत हो, नींद की अवस्था से जागे और अपने देश के सम्मान के लिए जो है वो देशभक्ति की भावना पैदा करें और उस देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराएं। अब चलते हैं अपने 5th स्टैंजा की ओर। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब कवि यहाँ पर कोयल से क्या कहते हैं, कोयल जो है निवास के लिए पेड़ की हरी भरी डालों पर रहती है, यानी कि कोयल का जो निवास स्थान है वो उसे बैठने के लिए हरे भरे पेड़ मिलते हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, और कवि क्या कहता है कि मुझे तो यह कारागार की काली कोठरी ही नसीब हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तेरा सारा आसमान तेरा है, तेरा जहाँ मन करे तू उड़ जाए, यानी कि नभ भर में तेरा संचरण है, तू पंख फैलाकर उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मुझे तो इस 10 फुट की कोठरी में कैद कर दिया गया है, यानी कि मुझे यहाँ तक ही सीमित होकर रहना पड़ता है। तो दोनों की स्थिति में भी भारी अंतर है, यानी कि कोयल जो है वो स्वतंत्र है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है पूरे आसमान में, पूरा आसमान जो है उसका है, पेड़ पौधे उसके हैं, कहीं पर भी बैठ सकती है। जबकि कवि को तो एक कोठरी में डाल दिया गया है। तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुना, और जब तू गाती है तो तेरे गीत जो है वो लोगों का मन बहलाते हैं और तेरे गीत सुनकर लोग जो है वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुना, और जबकि मेरे लिए तो रोना तक मुश्किल है। तो दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है कि कोयल अपने गीतों के लिए हमेशा प्रशंसनीय है, जबकि कवि तो रो भी नहीं सकता, अपने दुख को किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बज रही तिस पर रणभेरी। अब कवि जब कोयल के स्वर में रणभेरी यानी कि युद्ध का मैदान, युद्ध की ललकार और संघर्ष का आह्वान सुनता है, तब वह अपना दुख, दुर्भाग्य और अपनी जो हीन भावना उसको भूल जाता है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अंत में कवि कहता है कि वह भी मोहनदास, मोहन के व्रत पर अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी के आह्वान पर देश सेवा के कार्य में जुटा हुआ है। वह इस पूरे इस व्रत को, इस प्रण को पूरे मन से निभाना चाहता है। कवि अपने गीतों की मदिरा लोगों को पिलाना चाहता है। इस हुंकृति पर यानी कि गांधी जी की उस आवाज़ पर अपनी कृति अर्थात रचनाओं से मैं देशभक्ति की भावना लोगों में जगाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ठीक है ना, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, उनके अंदर देशभक्ति की भावना को भरा जा सके और लोग जो है वो बलिदान देने के लिए तत्पर हो जाएं, बलिदान के लिए प्रेरित हो सके। ऐसा करने के लिए वह कोयल से पूछता है कि कोयल ज़रा बताओ तो कि मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से प्राणों का आसव का अर्थ होता रस, यानी कि अपनी कृतियों द्वारा देशभक्ति का रस जो है वो किस किस में भर दूँ। यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के आह्वान पर पूरा देश एकजुट हो गया था, तो उसी कार्य को मैं भी निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने का कार्य किया है। देशभक्ति की भावना लोगों में भरी है। यह कविता उन्होंने जबलपुर जेल में रहते हुए लिखी थी। तो कवि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सेनानी था। एक दिन आधी रात के समय जेल की दीवार पर जो है कोयल कूकने लगती है। कोयल असमय कूक रही होती है, तो ऐसे में कवि का ध्यान उसकी ओर जो है वो अनायास ही चला जाता है। कोयल की कूक सुनकर कवि के मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म लेती हैं। तो इन्हीं आशंकाओं को यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है। कवि कोयल के माध्यम से अपनी व्यथा की अभिव्यक्ति करता है। तत्कालीन जेलों की जो दुर्दशा है उसका चित्रण भी इस कविता के माध्यम से किया गया है। ब्रिटिश शासन द्वारा कैदियों पर किए जाने वाले अत्याचारों की झांकी भी इस कविता में प्रस्तुत की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों से भी जो श्रम साध्य कार्य कराए जाते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत के कार्य कराए जाते थे तथा उन्हें भरपेट भोजन तक नहीं दिया जाता था। कवि को कोयल के स्वर में क्रांति का स्वर सुनाई देता है। उसे कोयल जागरण और उद्बोधन का गीत गाती हुई प्रतीत होती है, अर्थात एक प्रकार से वह भारतीयों में देश प्रेम की भावना भरने का कार्य करती है। कुल मिलाकर यह कविता देश प्रेम, त्याग, बलिदान और कष्ट सहिष्णुता की सीख दे जाती है। उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। तो अगली कक्षा में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।